तो स्टूडेंट्स आज हम देख रहे हैं 12th बायोलॉजी के अंतर्गत इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास। तो जैव विकास के अंतर्गत जीवन की उत्पत्ति के बाद आखिरकार जब जीव का विकास होने लगा तो उस विकास के दौरान आखिरकार क्या हुआ, कौन कौन से पहलू सामने आए थे। तो यह माना गया है कि जो सरल जीव होते हैं, हमने देखा है कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो समुद्र में जब हमने माना कि पहला जीव वायरस कहलाया और वायरस धीरे धीरे विकास करते हुए आज वर्तमान स्थिति तक पहुंचा है और विभिन्न प्रकार के जीवों का विकास हुआ है। तो इस पूरे विकास का जो क्रम है, हम ये कह सकते हैं कि जो उद्विकास है, उद्विकास का मतलब ये होता है कि आपके पास पहले सरल जीव थे और सरल जीवों में धीरे धीरे वातावरण की वजह से हो, चाहे उनके अनुकूलता की वजह से हो या कोई और वजह से हो, उन वजह से उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। तो उनमें जो धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा तो इस परिवर्तन के दौरान सरल जीवों से ही जटिल जीवों का निर्माण हुआ। लेकिन इस पूरे निर्माण की जो कंप्लीट प्रोसेस है जिसको हम उद्विकास के नाम से जानते हैं, क्या इस उद्विकास को किसी एक वैज्ञानिक ने ही समझाने का प्रयास किया या इसके इतिहास में यदि हम जाएं तो एक से अधिक वैज्ञानिकों ने इसको समझाने का प्रयास किया। तो हम जानते हैं कि यहां पर जब उद्विकास की बात आती है तो ना जाने कितने वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया होगा, लेकिन मुख्य रूप से जो लिखित रूप में हमें सिद्धांत प्राप्त हुए हैं वो 3 सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है लैमार्कवाद का, दूसरा सिद्धांत है डार्विनवाद का और तीसरा सिद्धांत है उत्परिवर्तनवाद का। तो ऐसे 3 सिद्धांत हैं। यानी वास्तव में आज जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो केवल लैमार्कवाद नहीं है, ये 3 का कलेक्शन है, जिसमें एक सिद्धांत लैमार्कवाद, फिर डार्विनवाद और फिर उत्परिवर्तनवाद। तो निश्चित रूप से जब उद्विकास के लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से पहला सिद्धांत दिया था किसने? लैमार्क ने। उसको हम लैमार्कवाद के नाम से पढ़ेंगे। तो हमारा जो तरीका होगा यहां वो कि पहले लैमार्कवाद का कंसेप्ट में जाएंगे, लैमार्कवाद के मूलभूत पॉइंट्स क्या थे उस पे जाएंगे और लैमार्कवाद के अनुसार क्या कमियां रह गई, कुछ ना कुछ तो दोष होंगे, यदि वहां दोष नहीं होते तो नया सिद्धांत ना बना होता। वहां कुछ दोष देखेंगे हम कि क्या कमियां रह गई और उन कमियों को दूर करने के लिए फिर एक नया सिद्धांत आया होगा जो आया था डार्विन का। फिर डार्विन के सिद्धांत को देखेंगे, उसकी भी मूलभूत बातें देखेंगे कि डार्विन ने लैमार्कवाद के सिद्धांत में क्या चेंजेस लाया, अपना क्या सिद्धांत उसने दिया, और फिर उसमें भी कुछ कमियां रह गई होंगी। उन कमियों को दूर करने के लिए फिर एक नया सिद्धांत आया जिसका नाम था उत्परिवर्तनवाद। और उत्परिवर्तनवाद ने लैमार्कवाद और डार्विनवाद दोनों के ही सिद्धांतों में कुछ ना कुछ चेंजेस पाया होगा, तब जाके एक नया नाम मिला जिसका नाम था उत्परिवर्तनवाद। और उत्परिवर्तनवाद जो कि अंतिम सिद्धांत था अभी वर्तमान तक का, और उसमें भी कुछ कमियां होंगी और हो सकता है कि वो कुछ कमियां जो हैं उन कमियों को अभी तक दूर न किया गया हो, और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए बायोलॉजी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग अभी वर्तमान में होंगे जो उस पर पीएचडी कर रहे होंगे। यानी आपको एक हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कैसे ये चीजें चलती हैं। तो इस पूरे कंसेप्ट में जो हमारा पहला है वो है लैमार्कवाद। तो लैमार्कवाद यानी हम पढ़ रहे हैं जैव विकास, और जैव विकास के अंतर्गत पहली बार किसी ने विकास को समझाने का प्रयास किया था तो उनका कंप्लीट नाम मालूम होना चाहिए, केवल लैमार्क मालूम होने से कुछ नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि आपके ग्रीन बोर्ड में लिखा भी हुआ है जीन बप्टिस्ट डी लैमार्क। अब बोलेंगे सर इसमें ये खास बात क्या है? खास बात यह है कि जब कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में आता है तो लैमार्क वो तो हर कोई जानता है, जब 4 ऑप्शन देगा ना आपके सामने, सब में लैमार्क तो रहेगा ही रहेगा। तो आपको ये एकदम एक्यूरेट नाम मालूम होना चाहिए कि जीन बप्टिस्ट डी लैमार्क। डी लैमार्क सबको मालूम होता है, लेकिन ये जीन बप्टिस्ट सही नहीं मालूम होने की वजह से हम पॉइंट को सही नहीं कर पाते। ठीक है, तो लैमार्कवाद का पहला पॉइंट है कि आप उसका कंप्लीट नाम अच्छे से पता रखें। कई बार लैमार्कवाद हम पूरा जानते हैं, वो पूछ लेता है कि लैमार्कवाद सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले जो डी लैमार्क हैं उनका संबंध किस देश से था। अब ये नहीं पढ़ के जाते हम, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो कहां से हैं? फ्रेंच यानी फ्रांस के हैं। वो किस देश से संबंध रखते थे? फ्रांस से। अब चूंकि बायोलॉजी का क्षेत्र है और हम
को यदि कोई ऑप्शन आता है कि भाई जैव विकास के प्रथम सिद्धांत को दिया था डी लेमार्क ने, ठीक है, जो थे, अब 4 ऑप्शन उसमें दिया रहता है, वनस्पति शास्त्री, फिर जंतु शास्त्री, ठीक है, और ऐसे अनुवांशिकी के लिए कुछ दे देगा, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। तो आपको फिर ऐसा लगता है बायोलॉजी में तो हमने टॉपिक पढ़ा है इसको, तो लगा दो कुछ ना कुछ। अब बात आती है कि जंतुओं के बारे में बताया था या फिर पौधों के बारे में बताया था, एक दिमाग जाता है। तो जब आप सिद्धांत आगे देखेंगे तो वो जंतु के बारे में कुछ था, तो बोले हाँ जंतु शास्त्री लिख देते हैं अपन, और यहां आके अपन गलत हो जाते हैं। यहां आके अपन गलत होते हैं तब पता हो कि ये प्रकृति के बड़े प्रेमी थे, ये यानी नेचर जो था उससे बड़ा प्यार करते थे, ये खास बात थी। वो क्या थे? प्राकृतिक शास्त्री थे। तो यहां नोट्स में आप देखेंगे पॉइंट्स, डी लेमार्क का पूरा नाम क्लियर है आपको? ये 1744 से 1829 का मतलब समझते हैं आप, यानी डी लेमार्क का जो जन्म 1744 में हुआ और 1829 में मृत्यु हुई। और ये किस देश से संबंध रखते थे? फ्रांस से। ये क्या थे? ये प्राकृतिक शास्त्री, प्रकृति से बड़ा प्यार था इनको। तो जब इन्होंने देखा कि जैव विकास कैसे हुआ और उसके लिए जो कंसेप्ट दिया, उस कंसेप्ट को देने के लिए उन्होंने 4-5 बातों को दिमाग में रखा था। अब 4-5 बातें कौन सी थी, इसमें 2 मिनट हम बात करते हैं। सबसे पहली बात जो थी, मुख्य बिंदु, सबसे पहली बात थी रहन सहन। रहन सहन। दूसरी बात थी परिस्थितियों का बदलना। दूसरी बात थी परिस्थितियों का बदलना। तीसरी बात थी अनुकूलता। अगली बात क्या थी? अनुकूलता। और फिर बात आती थी नए लक्षण का आना। और 5वीं बात थी नए लक्षणों की वंशागति। अब चीजों को समझना, लेमार्कवाद यह कहता था कि कोई जीव है और वो बढ़िया अपना जीवन यापन कर रहा है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका हर किसी का अपना एक रहन सहन है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, जीव अपने आपको सेट रखा। लेकिन अचानक प्रकृति में कोई परिवर्तन होते हैं। अचानक प्रकृति में क्या होता? परिस्थितियां क्या होती हैं? बदलती। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए अपनी कुछ आदतों को क्या करता है? बदल लेता है। जैसे हम लोग भी हैं नॉर्मल, कि अभी गर्मी आई तो हम पंखों का यूज करेंगे, बहुत गर्मी लग रही है आप लोगों को, और अगर आप ठंड आता है तो स्वाभाविक है कि आप गर्म कपड़ों का उपयोग करेंगे। यानी परिस्थितियां जब बदलती हैं, वातावरण जब बदलता है, तो हम क्या करते हैं? अपने आप को उसके अनुकूलित करने का प्रयास कर लेते हैं। और जो जीव अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, परिस्थितियां बदली पर अनुकूलित कर लिया और अपने जीवन यापन को करते रहता है, तो हम कहते हैं उसको उत्तरजीविता। क्या कहते हैं? उत्तरजीविता। उत्तरजीविता मतलब परिस्थितियां बदली, प्रतिकूल परिस्थितियां आई, उसके बावजूद जीव ने अपने आप को ऐसे ढाला, ऐसी आदतें बना ली अपनी, जिससे कि वो उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने जीवन यापन को कर सकता है, तो वो कहलाती है उत्तरजीविता। तो लेमार्कवाद ये कहता था कि भाई रहन सहन बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, परिस्थितियां बदल गई, तो परिस्थितियां बदल गई तो जीव अपने आप की आदतों को क्या करेगा? बदलेगा। और जब अपनी आदतों को बदलता है, आदत को बदलते बदलते एक समय ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि ये आदत उसमें शुरू से रही होगी, ये आदत उसमें ऐसी रही होगी। अभी एग्जांपल देंगे। और जब वो आदत आ जाती, नई आदत आ गई, तो लेमार्कवाद ये मानता है कि एक बार अगर नई आदत आ गई तो उससे आने वाली जो संतति होगी, यानी उनसे आने वाले जो बच्चे होंगे, उनमें उस नई आदत की वंशागति की होगी। और यही पॉइंट कहना लेमार्क के लिए घातक साबित हुआ था आगे चल के। ये सबसे बड़ी कमी आ गई थी उस पे। क्या कहा इसने? जीव अपना जीवन यापन कर रहा है, परिस्थितियां कैसी हुई? प्रतिकूल हो गई। उस प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को जीवित रखने के लिए अपनी आदतों को क्या किया? उसने बदलाव किया,
नई आदतें आ गई, ठीक, नई उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण मतलब जो जन्म से लक्षण नहीं थे अपने में, वो जन्म हुआ, आप अपना जीवन यापन कर रहे थे, परिस्थितियां बदली और बाद में उन आदतों को आपने एडॉप्ट किया है, वो कहलाते हैं उपार्जित लक्षण। और ये कहता था लेमार्क कि जो एक बार लक्षण आ गए हैं, अगली पीढ़ी में वो अपने आप आ जाएंगे, वहां आदतों से मतलब नहीं रहेगा। यानी नए लक्षण का आना, जन्म के बाद नए लक्षण का आना, ये उपार्जित लक्षण है। और उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, जिसे हम उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी कहते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, बाद में आए हुए लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। अब यहां आए, अब सीधे इसी कंसेप्ट में याद करो, यहां एक पॉइंट लिखा है मैंने, उपार्जित लक्षण की वंशागति की। सीधी सी बात है कि उपार्जित लक्षण की वंशागति की किस सिद्धांत को बताता है? लेमार्क के सिद्धांत को बताता है। यानी यह सिद्धांत स्टोरी की तरह कुछ भी नहीं रखा है। सामान्य बात है, प्रतिकूल परिस्थितियां आई, जीव ने अपने आप के जीवन को बनाए रखने के लिए अपनी आदतों को बदला, आदतों को बदला, धीरे धीरे वो आदत उसकी रेगुलर आदत में शामिल हो गई और वो नए लक्षण कहलाए, उसके उपार्जित लक्षण कहलाए। और वो उपार्जित लक्षण आने वाले पीढ़ी में पुनः डायरेक्ट अपने बच्चों में वो उत्पन्न होने वाले हैं, यानी उस लक्षण की वंशागति की होगी। ये बात कहा था किसने? लेमार्क ने। आए अब नोट्स के आधार पर देख लेते हैं। देखिए, एक पॉइंट है फिलोसॉफी जूलॉजिक पुस्तक। तो लेमार्क ने जितना भी जो प्रयोग किया था, वो सारे प्रयोग का संग्रह जो किया, कलेक्शन किया, अपना जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसको एक पुस्तक में छापा उसने। और उस बुक का नाम क्या है, जो आज की डेट में आप नेट पे खोल के देख भी सकते हैं, वो है फिलोसॉफी जूलॉजिक। ठीक, फिलोसॉफी जूलॉजिक। ये बुक उन्होंने दिया था कब? 1809 में। यानी जैव विकास का प्रथम सिद्धांत दिया लेमार्कवाद ने। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, ये प्राकृतिक शास्त्री थे, और इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया, जिस बुक में इनमें छापा था, वो बुक का नाम क्या था? फिलोसॉफी जूलॉजिक। ठीक है, और कब छापा था इसको? 1809 में। उन्होंने में मुख्य पॉइंट क्या था इसमें? अगर पूरे सारांश यदि हम कहें कि लेमार्कवाद का सारांश क्या रहा, तो वो ये था उपार्जित लक्षणों की वंशागति की। शायद शब्दों में क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि उपार्जित लक्षण का मतलब, यानी हमारे पास जन्म से वो लक्षण नहीं है, जन्म के बाद आदतों को बदलने की वजह से जो लक्षण आए हैं, वो कहलाते हैं उपार्जित लक्षण। और वो फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यह है उपार्जित लक्षणों की वंशागति की। आए अनुधारणा, मतलब कौन कौन से पॉइंट थे जिस आधार पर इन्होंने पॉइंट्स किए। तो उन्होंने ये कहा, आंतरिक बलों के कारण शारीरिक वृद्धि होती है। आंतरिक बलों के कारण, अभी चलते देखो, जैसे मान लो कि एक सामान्य सा व्यक्ति कोई अभी जन्म लिया और यंग अपने जवानी में आया, वो नॉर्मल था, कोमल सा था, लेकिन वो उसने मान लो कि लोहार का काम चालू कर दिया, या बिल्कुल दिन रात उसका जिम जाना, उसको आदत बना ली, मेरे को जिम जाना है, तो निश्चित रूप से तब की बॉडी और 3, 4, 5 साल 7 साल बाद जब वो जिम की बॉडी, उसमें अंतर आ जाएगा। जो एकदम लचीला सा बॉडी होगी वो नहीं होगी, वो एकदम बिल्कुल बोल्ड और पर्सनालिटी होगी उसकी, पेट नहीं होगा। जितना स्लिम मैं हूं बिल्कुल उतना स्लिम हो जाएगा, देखो पेट अंदर पूरा। ठीक, तो आप लोग हंस रहे हैं, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं, है ना? हाँ, देखो आंतरिक बल, यानी अब अपने बलों के कारण क्या कर रहे हैं? शरीर की वृद्धि कर रहे हैं। वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, ध्यान रखना। इसके आगे इन्होंने एक बात लेमार्कवाद ने यह भी कहा था कि जिस अंग का उपयोग आप करते हो या नहीं करते हो अपनी लाइफ में, जिस अंग का उपयोग आप अपनी लाइफ में नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे लुप्त होने लगता है, वो एक अवशेषी अंग बनने लगता है, और जिसका उपयोग ज्यादा करते हो वो वृद्धि करता है। देखिए, नए अंग का या इच्छाओं का निर्माण सतत रूप से धीरे धीरे होता है, लेकिन ये जो विकास का क्रम है ना, वो 1-2 पीढ़ी का नहीं है, हजारों करोड़ों साल, हजारों करोड़ धीरे धीरे ये परिवर्तन आया है, एक साथ नहीं आया। इस पे हम एग्जांपल लेंगे अभी। अंग की जो क्रिया का जो विकास है, वो समानुपाती क्या होता है? उपयोग। यानी लेमार्क ये भी कहता है कि हमारी बॉडी में
हम जिस अंग का उपयोग लगातार करते जाएंगे उसका तो ग्रोथ होगा, लेकिन जिस अंग का उपयोग अगर कम करेंगे तो विकास भी क्या होगा, कम होगा। आज हम कान का उपयोग कम करते हैं क्योंकि हाथ है। पहले क्या होता था, ये हाथ ऐसे ऊपर नहीं खड़ेगा, हम भी जानवर समान थे तो ऐसे, ये अग्रपाद है हमारे हाथ और पैर जो है वो पश्चपाद है, पैर ही वो ऐसे। अब यहां मच्छर आया कुछ आया तो फिर क्या करते रहोगे, या कुछ ना कुछ तो होता होगा ना, तो फिर कान बड़े थे तो कान को यूं फड़फड़ाते होगे जिससे कि वो वहां से हट जाए। अब क्या, मच्छर आया तो ऐसे उठाया सीधा दिया, है ना, प्रैक्टिकल के लिए कर सकते हैं। फिर है उपार्जित लक्षण की वंशागति की, यानी जो लक्षण आ जाते हैं उनकी क्या हो जाती है, वंशागति। अब बात आती है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाए। इसके एग्जाम्पल में सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, बताओ, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल ऐसी लंबी गर्दन होती है उसकी, जिराफ, है ना। जिराफ, जिराफ जो है वो कहां पाए जाते थे मालूम है, अफ्रीका के घने जंगलों में पाए जाते थे। लेकिन ये जिराफ के अगर इतिहास पे यदि हम जाएं तो जिराफ वास्तव में उसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो वो एक बकरी की तरह था। वो किसकी तरह था, सामान्य, यानी बकरी कैसी होती है, कितने हाइट हेल्थ की आप देखे होंगे, है ना, चारों पैर उसके लगभग लगभग बराबर है, थोड़ा ही अंतर है। वो अब क्या होता था, निचला घास होता था उस अफ्रीका के मैदानों में, निचला घास, तो अपने घास को इसको चर करके अपना भोजन प्राप्त करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, निचला जो घास है और निचला जो जिनका भोजन की व्यवस्था के लिए छोटी छोटी झाड़ियां थी, ये समाप्त होने लगी। जब समाप्त होने लगी तो अब ये नीचे मुंडी करके नहीं, अब थोड़े ऊपर स्ट्रेट, जितनी हाइट की वो उतनी हाइट की घास इसको उसको पत्तियों को चर करके अपना भोजन प्राप्त कर लेती। फिर समय बदला और निचला वातावरण भी जो है वो वातावरण की जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं खत्म होने लगे। अब कौन से वाले थे, हाइट वाले। तो जब ये हाइट वाले थे तो अब देखो परिस्थितियां प्रतिकूल होने लगी थी, और जब परिस्थितियां प्रतिकूल होने लगी, लेकिन वो जीव है, खाएगा तो जिएगा, अदरवाइज मर जाएगा, तो उसको तो भोजन चाहिए, अब चाहे कुछ भी हो। अब उसको जब थोड़ी हाइटेड झाड़ी थी, बकरी छोटी, तो वो क्या करेगी बताओ। आज भी बकरी को अगर यहां चरने आ जाए तो वो क्या करती है, अपने दोनों टांग को उठा के किसी झाड़ी पे लगाती है और फिर मुंह को लपकाने का प्रयास पूरा करती है। तो उस समय भी ये जिराफ जो थे, जब भोजन की व्यवस्था करना होता था, निचला वातावरण में पेड़ पौधे समाप्त होने लगे थे, कम थे, तो ये क्या करते थे, अपने भोजन के लिए पीछे के पैरों पे दबाव लगाते थे, सामने वाले पैर को ऐसे ऐसे उछालते थे और गर्दन को भी ऐसे खींचते थे ताकि वो उस पत्ती तक या जो झाड़ी है वहां तक वो पहुंच जाए। तो उसको भोजन प्राप्त करने के लिए ये रोजाना की आदत हो गई, रोज ऐसा करते जाते थे और फिर वो ऐसा होते होते पीछे वाले अंग का उपयोग कम होने लगा, वो दबने लगे नीचे, सामने वाले को ऐसा उछालना पड़ता था ऐसे बार बार उसको, तो ये इसकी लेंथ क्या हो गई, और गर्दन को भी खींचना पड़ता था तो गर्दन की भी लेंथ। तब जाके जिराफ का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो पिछले पैर कैसे हैं उसके, है ना, आप डायग्राम में चित्र में देख पा रहे हैं कि जो पिछले पैर है बहुत छोटे हैं, और जबकि सामने के पैर आप देखेंगे वो बहुत बड़े, गर्दन भी आप देख रहे हैं कि वो लंबी होगी। तो ये जो जिराफ है, जिराफ का जो विकास हुआ है, ये लैमार्कवाद के सिद्धांत को क्या करता है, उसका समर्थन करता है। उसका ये एग्जाम्पल है कि भाई धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, इनमें आकार बदलते चला गया, और एक टाइम ऐसा आया कि अब जिराफ जिस आकार आकृति का है उसका जब बच्चा जन्म लेता है तो वो पहले से ही लंबी गर्दन वाला होता है। यानी वो चीज धीरे धीरे करके उपार्जित लक्षण था, गर्दन का लंबा होना, सामने वाले पैर का ऊंचा होना, पीछे वाले पैर का दबना, ये उपार्जित लक्षण थे जिराफ में। लेकिन क्या होने लगी, इसकी वंशागति की, अब जिराफ ऐसा नहीं है, वो अभी से ही जो जन्म लेते हैं वो लंबी गर्दन वाले होंगे, सामने की टांगे ऊंची होंगी और पीछे की टांगी दबी होंगी, ठीक। सर्प जो था, सांप में भी ऐसा माना जाता है कि पहले पाद हुआ करती थी सर्प जो है, लेकिन झाड़ी यहां वहां उसको रेंगने में वो काफी दिक्कत करते थे, तो धीरे धीरे उसका उपयोग ये कम करने लगे और आज की डेट में उनमें पाद नहीं। तो ये एग्जाम्पल छिपकली एग्जाम्पल है इसका। अब बात आती है इस पूरे सिद्धांत के अंदर में सारांशतः यदि हम देखें, दो लाइन में अगर हम बात कहना चाहें कि लैमार्कवाद क्या था, तो केवल हम कहेंगे उपार्जित लक्षणों की वंशागति की थी।
ठीक है, ये बात कंसेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन हमको ये देखना है कि आगे चल के कौन से दोष आ गए। और वैज्ञानिक तो खुरापाती होते हैं, पता है, बर्दाश्त ही नहीं करते कि उस वैज्ञानिक ने अगर कुछ बोला तो मैं कैसे न बोलूं, उसको भी अपना नाम लाना है इतिहास के पन्नों में, तो जरूर आ रहा है। तो फिर यहां पर हम देखते हैं कि आखिरकार इसके क्या दोष रहेगा। इसके दोष में सबसे पहला दोष तो यह आ गया कि जैसे कि कोई व्यक्ति अभी जन्म लिया, जन्म के बाद 15-20 साल यंगनेस में जब आया, वो वहां से उसने जो बताया कि जिम गया, वो जिम करके, जिम किया या लोहार का काम किया, बहुत पीटने करने का, कम से कम उसकी उम्र 35-40 साल हो गई, एकदम बलशाली और बिल्कुल डोले शोले बन गए उसके बेहतरीन। अब लगा कि भले उससे जो बच्चे का जन्म होगा, मतलब है ना, मतलब एक बच्चे का जब जन्म होने वाला है तो वो बचपन से ही एकदम बलशाली, पहले से बॉडीगार्ड निकलेगा। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐसा ना होना लैमार्कवाद के सिद्धांत का विरोध करता है। क्योंकि इसमें कहा था कि उपार्जित लक्षण की क्या होती है, वंशागति की होती है। तो ठीक है ना, उसने 35-40 साल में अपनी बॉडी पर्सनालिटी को चेंज कर दिया, आ गए ना नए लक्षण। तो जब उसका बच्चा हुआ, मान लो, ठीक है, उनसे जो नई संतति उत्पन्न होगी उसमें पहले से पर्सनालिटी वैसी होनी थी, लेकिन वो नई थी। ये एक वो हुआ। ये देखा गया कि कोई व्यक्ति है और अगर वो अंधा है, मान लो अंधा है, या अंधा था नहीं, वो 20-22 साल बाद कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ और कोई ऐसी घटना हुई, वो आंखें उसकी चली गई, तो उससे अब वो नया लक्षण आ गया, आंखें नहीं है उसकी। अब या रतौंधी या कोई और वजह से, ठीक है, या रेटिना का लेंस डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया ना, कई कारण है खराब होने के, उस वजह से उसकी आंखें खराब हो गई। तो अब जो नई संतति आएगी, और उसके साथ ऐसा नहीं होता था, वो तो बिल्कुल स्वस्थ रहता था। किसी एक्सीडेंट में किसी का हाथ कट गया, पर उसका जब बच्चा जन्म लिया तो कटा हुआ हाथ नहीं आया। यानी बहुत से ऐसे प्रमाण मिले जिसमें यह बात को स्वीकार तो किया गया, लैमार्कवाद की कुछ बातों को स्वीकार किया कि भाई परिस्थितियां बदलती है, नए लक्षण आते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, उपार्जित लक्षण आते हैं, जन्म के बाद लक्षण आ जाते हैं। लेकिन यह बात मानने को तैयार नहीं थे जो इनके विरोधी वैज्ञानिक थे कि भाई उसकी वंशागति की होती है। यह सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ी आलोचना बोलनी चाहिए इस सिद्धांत की अगर कोई थी तो ये थी। मैंने कहा था पढ़ा समय, फलाना की वंशागति की होती, और यही पॉइंट आगे चल के क्या साबित हो जाएगा, ये गलत साबित होगा। और इस पूरे सिद्धांत में ध्यान रखना, विकास का क्रम त्वरित नहीं होता है, ये करोड़ों वर्षों का धीरे धीरे क्रमिक रूप से हुआ परिवर्तन है, जिसको हम उद्विकास के नाम से जानते हैं। तो ये पहला सिद्धांत था लैमार्कवाद, हमने इसके दोष देखे। इसके बाद हम अपने अगले सिद्धांत में चलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो सिद्धांत में जब हम जाएंगे तो वो सिद्धांत है किसका, डार्विनवाद का सिद्धांत। और हम देखेंगे कि डार्विनवाद ने आखिरकार क्या ऐसा कंसेप्ट दिया जिससे कि लैमार्कवाद की तुलना में डार्विनवाद को ज्यादा महत्व दिया गया। वो होगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर। गर्मी बहुत लग गई। अब हम देखने जा रहे हैं जो जैव विकास, जिसमें हमने 3 सिद्धांत की बात की थी, और 3 सिद्धांत में से एक पहला सिद्धांत क्या था, लैमार्कवाद था। ये लैमार्कवाद के बाद जो एक सिद्धांत आया, वास्तव में देखा जाए तो लैमार्कवाद ने ही अपने ही सिद्धांत में कुछ संशोधन किए थे, और उस संशोधन के साथ जो एक नया सिद्धांत बना था, वो नया सिद्धांत था नव लैमार्कवाद। ठीक, तो नव लैमार्कवाद और वास्तव में लैमार्कवाद, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, ये बात आगे आएगी। अब हम यहां देखने जा रहे हैं, अब हम अगला सिद्धांत जो है डार्विन, किसका सिद्धांत है, डार्विन का। लेकिन डार्विन में जाने के पहले हम सबसे पहले यह बात अच्छे से समझ लें कि डार्विन का जो सिद्धांत दिया गया है जैव विकास का, वो आखिर डिपेंड किस पे है, जो मूलभूत संरचना जो है वो। जब चार्ल्स ने दिया था तो चार्ल्स ने क्या कहा था, बताओ। चार्ल्स ने अपने पूरे सिद्धांत में जो सबसे बड़ी बात कही थी, वो ये कहा था कि आदतों का बदलना, नए लक्षण का आना,
जिनको हम उपार्जित लक्षण कहते थे, और उपार्जित लक्षणों की वंशागति की, इस बात को उसने जोर दिया था। लेकिन जब डार्विनवाद की बात आती है तो डार्विनवाद इससे कुछ हट करके है, लेकिन कहीं ना कहीं 20 से 25% वो लैमार्कवाद से मेल खाता है, लेकिन मोस्टली 75% अलग धारणा है। तो यहां क्या था, नए लक्षण का आना और उसकी वंशगतिकी का होना। लेकिन जब हम डार्विनवाद पढ़ने जा रहे हैं, जो इस डार्विनवाद में आप देखेंगे यहां उत्तरजीविता पे ज्यादा फोकस किया गया है। उत्तरजीविता का मतलब यह होता है कि जब कोई जीव अपना जीवन आसानी से जी रहा है, परिस्थितियां बदली तो अपनी आदत को क्या किया, उसने बदल लिया। हो सकता है आदत को स्थायी रूप से बदल ले, हो सकता है आदतों को अस्थायी रूप से बदले, लेकिन मूलतः यहां बात की जाएगी 99% स्थायी आदतों के बदलने की, क्योंकि हमको जैव विकास के क्रम को बताना है। अब बात आती है कि यहां उत्तरजीविता किस कह रहा था, परिस्थितियां प्रतिकूल हुई, कुछ जीव अपने आप को जीवन जीने योग्य बनाए रखे हैं, तब भी अपने में कुछ चेंजेस लाके, तो वो कहलाती उत्तरजीविता। यानी प्रतिकूल परिस्थिति में जीव अपने आप को क्या करे, उन परिस्थितियों के अनुकूल खुद को बना ले और जीवन यापन चलाता रहे, वो है उत्तरजीविता। और जो नहीं चला सकता, अपने आप में परिवर्तन नहीं कर सकता, वो प्रजाति नष्ट हो जाती है। इस बात पे ज्यादा फोकस करता है कौन, डार्विन। डार्विन ये कहता है कि प्रकृति भी अपने हिसाब से चयन करती है, प्रकृति भी अपने हिसाब से क्या करती है, चयन करती है कि कौन सा योग्य जीव है जो मेरी परिस्थितियों में रह सकता है, और जो जीव उसकी परिस्थिति के अनुसार नहीं रह सकता वो नष्ट हो जाता है। ये एक नॉर्मल बात है, हम स्टेप टू स्टेप चलते हैं। अब सबसे पहले तो ये बात पूछी जाती है कि डार्विनवाद है क्या। कई बार पहला क्वेश्चन आता है, ये कंपटीशन में ऐसा नहीं पूछता है, लेकिन यदि आप 12th में लिख रहे हैं भाई डार्विनवाद किसे कहते हैं, इसके मुख्य बिंदुओं को समझाइए, तो हेडिंग डालेंगे डार्विनवाद। तो डार्विनवाद में क्या, डार्विन क्या है, ये वैज्ञानिक का नाम है। इसने क्या किया है, जैव विकास, ठीक, और निरंतर जो विकास हुआ है, यानी जैव विकास के सिद्धांत को दिया है इसने, ठीक। तो कहने का मतलब है कि जैव विकास के सिद्धांत में डार्विन ने अपने संपूर्ण जीवन में वनस्पति और जंतुओं से संबंधित जो प्रयोग किए, उनका एक सारांश प्रस्तुत किया, जिसे हम कहते हैं डार्विनवाद। तो हम एक एक करके स्टेप टू स्टेप उसकी काफी खास बातों को देखेंगे। इसमें कंपटीशन की बातें बहुत ज्यादा दी हुई हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो इस लेक्चर के एंडिंग में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब देखें, सबसे पहले हम डार्विनवाद, इसमें जो पहला लेटर लिखा है आप देख रहे हैं कि वो क्या है, प्राकृतिक वर्ण। सबसे पहला पॉइंट ही ऐसा लिख दिया गया है जो लैमार्कवाद और इसमें डिफरेंस पैदा करता है। वो क्या था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति की, था नोट्स में पहले। यहां क्या है, प्राकृतिक वर्ण, यानी ये प्रकृति अपने हिसाब से वर्ण करेगी योग्य जीव को। अच्छा, यह सिद्धांत जो है क्या इन्होंने अकेले रखा था, तो इन्होंने अकेले नहीं, अपने साथ एक सहयोगी लेके चला था। तो अल्फ्रेड रुसेल वैलेक के साथ रखा था। इनने जब अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया तो अकेले प्रस्तुत नहीं किया था, कौन थे साथ में उनके, अल्फ्रेड रसेल वैलेक। अच्छा, जब इनको ये लगा, यानी डार्विन को कब ये लगा कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना चाहिए और कुछ खोज करनी चाहिए, उसकी प्रेरणा कहां से मिली थी उसको, प्रेरणा कोई लड़की का नाम नहीं भैया, यानी कहां से वो प्रेरित हुआ कि मेरे को इस क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। तब आप देखेंगे थॉमस रेओ माल्यस, ये एक व्यक्ति का नाम है, थॉमस रेओ माल्यस। इनने उस समय एक पुस्तक लिखी थी जनसंख्या पर, उन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी, जनसंख्या पर एक लेख, ये इस नाम से एक बुक लिखी थी इन्होंने, और उस बुक को इन्होंने पढ़ा था। तो उस बुक को पढ़ने के बाद इनके अंदर ये प्रेरित हुए कि यार मुझको इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। अरे वो बुक इनके जीवन में ना आई होती तो शायद हम डार्विनवाद आज पढ़ ही नहीं रहे होते,
यानी किताब का जो रोल होता है वो ये होता है ना। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब क्रांतिकारियों की बात आती है, जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, तो उस फांसी होने वाले समय में जब वो जेल में थे तो क्या कर रहे थे अपने अंतिम पलों में? वो पुस्तक ही पढ़ रहे थे, लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, जो खुद एक क्रांतिकारी थे। और जब वो पुलिस वाले पहुंचते हैं कि भाई आपका टाइम हो रहा, आप चलें, तब उनका जवाब क्या आता है? वो ये नहीं कहते कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, बोले कुछ समय रुक जाओ, बोले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। ये था। तो इस किताब का देखो कितना बड़ा रोल था। बिल्कुल आज हम डार्विनवाद अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि डार्विन ने किससे प्रेरणा लिया था? तो थॉमस रेओ माल्थस। इसकी केवल पुस्तक पढ़ी थी, इनसे मिले नहीं थे ये। इनकी केवल पुस्तक पढ़ी थी जिसके हेडिंग थी जनसंख्या पर एक लेख। और साथ ही साथ चार्ल्स की भी एक किताब पढ़ी थी इन्होंने, और उसका नाम था भूगर्भ के सिद्धांत। भूगर्भ मतलब समझते हो? भूमि है, भूमि में गड्ढा खोदो, नीचे 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 जाओ, और वहां क्या पोजीशंस हैं, क्या स्थितियां हैं, वो भूगर्भ होता है। इसके लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट है भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र ये ग्रेजुएशन लेवल पे किया जाता है, जिसको जियोलॉजी कहते हैं। जूलॉजी नहीं, जियोलॉजी। जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र के नाम से ये ग्रेजुएशन होता है, बीएससी कहलाती है। देखें तो चार्ल्स की बुक कौन सी? भूगर्भ के सिद्धांत। इन दो बुक को पढ़ने के बाद इनको लगा कि यार कुछ किया जाए। और ये प्रकृति प्रेमी तो बचपन से थे ही, बचपन से इनका रोल था कि प्रकृति से बहुत प्यार करते थे। उसके बाद ये देखो यहां प्रकृतिवादी एक पॉइंट जो लिखा है यहां पे, प्रकृतिवादी मतलब प्रकृति से काफी प्रेम था। और इस प्रेम को देखते हुए वहां की जो ब्रिटिश सरकार है, उन्होंने जब इनके काम को, इनकी तत्परता को देखा, तो ब्रिटिश सरकार जो है 1831 में ब्रिटिश सरकार ने इनको अनुमति दी। लेकिन इतना सारा भ्रमण करने के लिए जो आर्थिक रूप से कहां सहयोग मिलेगा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए एक जहाज ही दे दिया इनको, जिसका नाम था बीगल, HMS बीगल। ये अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्जामिनेशन में जीके का क्वेश्चन भी बनता है। एक जहाज का नाम था कौन सा? HMS बीगल, जो किस सरकार ने दिया? ब्रिटिश सरकार ने दिया था। और मात्र बहुत छोटी उम्र में, 22 साल की उम्र में। यहां पॉइंट्स लिखे हैं, देखें। सन 1831 में किस उम्र में? किस सरकार ने दिया? किस बात के लिए? विश्व सर्वेक्षण। यानी तुम जाओ, ये जहाज है, जितना जाना है जाओ, टाइम पीरियड का कोई वो नहीं है। आप पूरे विश्व का भ्रमण करके आओ, और वहां से जो आप प्रकृति से संबंधित जो भी चीजें आप लेके आएंगे, और उसका एक सारांश प्रस्तुत करना है। तो इसमें विश्व सर्वेक्षण हेतु जहाज दिया गया। कि यात्रा कितने साल की थी उनकी? कहां कहां गए ये? महाद्वीप और जंतु और वनस्पतियों पे अपना काम किया। और जंतु और वनस्पतियों पे जो उन्होंने 5 साल तक काम किया, और 5 साल के सारांश को हम अपने आज के लेक्चर में पढ़ेंगे मुख्य बिंदु के नाम से, कि उन्होंने इन 5 साल में क्या देखा, और जो देखा उसके जो मुख्य बिंदु दिए, जिन बिंदुओं के आधार पर दिया, उन बिंदुओं को हम मुख्य बिंदु कहेंगे। और ये जो हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये है डार्विनवाद सिद्धांत के सारांश हैं, और उसके ये वो मुख्य बिंदु हैं जिन बिंदुओं के आधार पर जैव विकास को उसने समझाया था। ठीक है, तो पहले अपने माइंड में कंपटीशन एग्जाम के नजरिए से छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाएं। तो नोट्स की इस 4 लाइनों में बहुत सी बातें क्लियर हैं, तो मुझे फटाफट इसका जवाब बता दें। ये बताएं कि डार्विनवाद क्या क्या थे, मतलब इन एजुकेशन के क्षेत्र में क्या थे? ये प्रकृतिवादी थे। मैंने कहा ना, बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नेचर से जुड़े हुए थे। फिर देखना यह है कि इन्होंने किससे प्रेरणा ली थी इनकी लाइफ में। हाँ, तो एक तो वेलेस और माल्थस, और दूसरा चार्ल्स। बुक के क्या नाम थे? जनसंख्या पर लेख और भूगर्भ के सिद्धांत। इनको किस सरकार ने अनुमति दी? जहाज का नाम क्या था? यहां लेकिन पूरा ध्यान रखना, HMS बीगल। कई बार वहां दे देगा HMS बीगल, MHS बीगल, SMH बीगल, यानी इन तीनों को
वो चेंज कर देंगे। ये बात ध्यान रखिए। बीगल कितने साल की यात्रा थी? उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया? जंतुओं पर, वनस्पति पर, दोनों पर? दोनों पर नहीं, दोनों पे काम किया, जंतु पे भी और इस पे भी काम किया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके मुख्य बिंदु। अब इस मुख्य बिंदु में, और यहां डार्विनवाद संघर्ष को ज्यादा महत्व देता है। जब हमने चार्ल्स का देखा था, चार्ल्स कह रहा हूं, लैमार्कवाद, वहां संघर्ष नहीं था। अब बोलते होंगे संघर्ष, संघर्ष मतलब लड़ाई। भाई देखो, संघर्ष की जो बात हम आने वाले समय में करने वाले हैं, वो संघर्ष की बात कब होगी बताओ? जब एक ही चीज की आवश्यकता एक से ज्यादा लोगों को होगी। अगर हमारे मोहल्ले में मान के चले, छोटा सा एग्जांपल की 10 कुत्ते हैं, ठीक है, और हमारे मोहल्ले में मान लो 100 घर है, तो एक कुत्ता को, मतलब यानी एवरेज हम लगाएं, एक कुत्ते को कितने घर से रोटियां मिल सकती हैं? 10 घर से मिल सकती है, तो आराम से पेट भरता है ना उसका। तो वहां गया वहां गया, वो क्यों लड़ेंगे आपस में? लेकिन एक कुत्ते की कुतिया के साथ शादी हो जाती और फिर कुछ बच्चे होते हैं उनके घर में, उनका भी घर आबाद होता है। अब पता है कि एक दो तो होते नहीं वहां, बहुत सारे। तो ये प्रोसेस भाई आने वाले 1 साल तक चली, 1 साल 2 साल 3 साल, तो निश्चित रूप से क्या कुत्ते उत्ते ही रहेंगे क्या? बढ़ेंगे, कुछ मरेंगे भी, तो कुछ जन्म भी ज्यादा संख्या में होता है। तो मान लो 100 घर थे और वहां पे अब 100 कुत्ते हो चुके उस मोहल्ले के अंदर। अब एक कुत्ते को एक ही घर से खाना मिल सकता है, पेट भरा भरा, नहीं भरा, दिए दिए नहीं दिए। लेकिन उस मोहल्ले में जब जनसंख्या बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समझ आएगा कि मकान तो 100 ही, लेकिन कुत्ते हो गए वहां पे 500। अब बताओ, यानी एक घर में कोई खाना फेंकने आ रहा है, उसका वेट 5 कुत्ते कर रहे होंगे। अब एक रोटी फेंका, आप सोचो कि एक रोटी फेंका है, लेकिन उसको अपना पेट तो भरना है, तो कुत्ते क्या करेंगे? उस एक रोटी पे सब झपटेंगे, एक दूसरे को भौंकेंगे, कुछ करेंगे, लड़ेंगे। तो क्या संघर्ष नहीं स्टार्ट हुआ? संघर्ष स्टार्ट हो गया, जनसंख्या बढ़ी, संघर्ष स्टार्ट हो गया। संघर्ष यहां स्टार्ट हुआ काहे के लिए? अपने आप को जीवित रखने के लिए स्टार्ट हो गया। गाय बहुत सीधी होती है, गाय बैल जनरली कहां लड़ते हैं, लेकिन जब बात आएगी थोड़ी सी जगह में घास है और उनको 10 को आके वहां खाना है, तब तो होगा। उसको कहते हैं स्वजातीय संघर्ष। यानी बात को समझना है कि ये जो डार्विन है, इसने किस चीज पे ज्यादा बल दिया? जनसंख्या बढ़ेगी, अब चीजें उतनी छे, जनसंख्या बढ़ेगी, आवश्यकता सबको होगी, और सभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहेंगे, और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपस में क्या होगा? संघर्ष होगा। अब यह संघर्ष आपस का ही हो जरूरी नहीं है, यह संघर्ष वातावरण से भी हो सकता है। यह संघर्ष वातावरण के अलावा भोज्य पदार्थ से भी हो सकता है, रहन सहन, रहने के लिए जो आवास होता है उसके लिए हो सकता है। आज संघर्ष है, चिड़िया है, पहले खूब जंगल थे, जहां लगा वहां उसने अपना घोंसला बना ली, जहां मर्जी आया, यानी हर चिड़िया अंबानी हुआ करती थी। लेकिन अब ऐसा होगा क्या? जंगल कटने लगे हैं, मोस्टली मकान बनने लगे, अपने मकान में कोने काने में बना दी, तो अपना सोचते उसको हटा दो। हाँ, घर का कोई छोटा बच्चा होता जो दया भावना से, नहीं ना ऐसा नहीं कर, उसको रहने दो, हाँ अभी नीचे 1-2 घोंसला मीटर के पास में। तो एक बात होती है कि वो जंगल और उसको छोड़कर यहां घोंसला बना, मतलब ये संघर्ष ही तो है। तो अब हम जो डार्विनवाद पढ़ रहे हैं वो यही समझाना, ये जो मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको डॉग वाला, यही मेन पॉइंट है पूरे सिद्धांत का, और उसी पे बेस्ड होकर देखो चलते हैं। यानी उन्होंने कुत्ते का ही एग्जांपल दिया ऐसा नहीं है, मैं हर जीव की बात कर रहा हूं, मैंने एग्जांपल चुन लिया है समझाने के लिए। देखो, प्रजनन की तेज दर, प्रजनन मतलब जनन क्षमता, तो उन्होंने 5 साल का जो सारांश निकाला कि कुछ जीव तो ऐसे हैं कि एक जीव एक ही संतति को उत्पन्न करता है, लेकिन ऐसे बहुत से जीव है ना, मछली हजारों अंडे देती है, एक मछली हजारों अंडे देती है। चूहा देखो, खरगोश देखो, सुअर देखो, ये एक में कोई किसी में 12 है, कहीं 6 है, कहीं कुछ संख्या अलग है। यानी एक से जन्म होके 6, मुर्गी है 18 अंडे दे दी उसने, मान लो 18 बच्चे उधर,
मरेगी भी तो अकेली मरेगी ना, पर 18 तो छोड़ के गई, 18 तो छोड़ के गई ना। तो वो 18 जीवित रहेंगे तो यार कितनी संख्या बढ़ जाती होगी। लेकिन 18 क्या अपने आप को अनुकूलित कर पाएंगे क्या? वो बड़े होते होते 3-4 तो जीवित रहते हैं, बस हो गया। बाकी वातावरण के कारण या पोषण आहार के कारण, परिस्थितियों की वजह से वो अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। देखें तो बात हमारे प्रजनन की तेज दर। अब कुल जनसंख्या क्या है? अब कुल जनसंख्या एक स्थान की निश्चित है, पर प्रजनन की दर क्या हो रही है? तेजी हो रही है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो तो उतनी ही है, उनका बंटवारा होगा। उत्तर जीविता हेतु क्या करेंगे? अब उत्तर जीविता का मतलब समझ गए, परिस्थितियां बदली। अब जैसे मान लो कि यहां पर ये प्लेन है, ये कोई पानी वाला भाग है, और यहां की जो पीएच वैल्यू है मान लो कि 6.4 है, मतलब कैसा है ये? क्षारीय है, ठीक है। अब यहां पे काफी जीव है जो अपना जीवन यापन बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई वजह से अम्लीय वर्षा हुई और यहां का पीएच मान कितना हो गया? 7.2 हो गया। अम्लीय वर्षा हुई और यहां का जो पानी है उस पानी का पीएच वैल्यू कितनी हो गई? 7.2। जबकि वो कितने पीएच में जीवित रहती थी? 6.4। सॉरी, 6.4 में क्या होगा? इसको 8.4 कर लो, 8.4 और इसको 6.2। 8.4 में क्या है? ये 7 के ऊपर क्षारीय है, लेकिन अचानक एसिड रेन हुआ, अम्लीय वर्षा हुई, यहां पे एसिड की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। तो पीएच वैल्यू कितना आ गया आपका? 6.2 आ गया। यानी माध्यम क्या हो गया? अम्लीय। अम्लीय माध्यम में जीव ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे। तो यहां जितने जीव हैं उनमें से जो जीव इतने अम्लीय माध्यम में भी अपने आप को जीवित रखने में सक्षम हो जाएं, वही है उत्तर जीविता। तो इन्होंने यही बात कहा, यानी उत्तर जीविता को इंपॉर्टेंस देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कुछ लेमार्कवाद का भी समर्थन करता है। नहीं, विभिन्नताएं, ये विभिन्नताएं भी कहीं ना कहीं कुछ लेमार्कवाद से जुड़ा है, क्योंकि लेमार्कवाद में कहा गया था ना, परिस्थितियां बदली, आदत बदली, आदत बदली तो विभिन्नता आएंगी कि नहीं। अब कैसे? मान लो एक व्यक्ति के 2 बच्चे थे, दोनों वैसे लगभग दिखते थे, गोरे नारे सब बढ़िया, दोनों को अलग अलग जगह भेज दिया हमने। एक को हमने कश्मीर की वादियों में भेज दिए और एक को भेज दिया हमने वेस्ट इंडीज, ठीक, बचपन से। और 20-22 साल बाद फिर उनको ले आओ दोनों को, दोनों में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। जो कश्मीर में रहने वाला बच्चा वो आपको ज्यादा गोरा मिलेगा, ठीक। और हो सकता है कश्मीर में रहने वाले बच्चे को हमने उसको जो काम मिला वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित तो नॉर्मल मिला, तो उसकी जो पर्सनालिटी होगी वो थोड़ी अलग होगी। लेकिन वेस्ट इंडीज गरीब देश है, वहां गर्म देश है, वहां कलर उसका कहीं ना कहीं थोड़ा काला होने लगेगा, वहां पे वर्कआउट ज्यादा करना पड़ेगा, तो उसकी कद काठी जो होगी, पर्सनालिटी, हाइट पे तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन बाकी चौड़ाई पे और उसकी जो कसावट होगी बॉडी, उसमें फर्क पड़ेगा। तो उनमें आए तो आपने देखे ना दोनों में चेंजेस 20 साल बाद। तो विभिन्नता यही तो है। तो यह भी मानता है कि विभिन्नताएं आती हैं, इस सिद्धांत में भी माना गया कि विभिन्नताएं आती हैं। अगली बात, योग्यतम जीव का चयन, यानी प्रकृति खुद अपने योग्य जीव का चयन कर लेती है कि मेरे अनुसार कौन बदल सकता है, तो वो मेरे साथ जीवित रहेगा, अदरवाइज खलास, ठीक। फिर है प्राकृतिक वर्ण, तो वही मतलब है इसका। प्राकृतिक वर्ण का मतलब यह है कि प्रकृति प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने वाले जीवों को अपने अनुसार जीवित रहने देती है, और यदि वो नहीं है, उत्तर जीविता अगर किसी में नहीं है तो वो जीवित नहीं रहेगा। ये कंसेप्ट थे पूरे किसके? डार्विन। अब बात आती है कि इस डार्विन का दोष क्या है। उसने ये जो बताया कि विभिन्नताएं आ जाती हैं, लेकिन ये नहीं बता पाया था कि विभिन्नताएं क्यों आती हैं। विभिन्नता आती है, लेकिन विभिन्नता आने की कोई वजह जो है वो क्लियर नहीं कर पाया, ये सबसे बड़ी कमी रह गई थी। फिर उन्होंने एक और सिद्धांत दिया था 1868 में, यह था पैनीजेनेसिस सिद्धांत। और यह सिद्धांत जो दिया था इन्होंने ना, यही आगे चल के इनकी सबसे बड़ी कमी साबित हो गई थी।
ये वाले सिद्धांत पे। तो पैनीजेनेसिस सिद्धांत जो दिया उसमें यह कहा था कि जो बॉडी है ना, शरीर यानी किसी भी जीव के शरीर का प्रत्येक अंग, देखो ये शब्द यहां गलत हो रहा था उसका। एक जीव है, जीव का प्रत्येक अंग छोटे छोटे आनुवांशिक कणों को उत्पन्न करता है। प्रत्येक अंग, शब्दों पे जाओ, जीव का प्रत्येक अंग छोटे छोटे आनुवांशिक कणों को उत्पन्न करता है, जिनको या पेंजीन कहते हैं या उसी को हम जेम्यूल भी कहते हैं। बात को समझना, यहां मैं किस चीज का, मैं खुद भी इस सिद्धांत में जिसने भी विरोध किया अलग बात है, मैं अपने तरीके से बताऊंगा कि आज वो कहां गलत है। 1867 में पैनेजेनेसिस का सिद्धांत, उसका मतलब क्या था? शरीर का प्रत्येक अंग, इस पॉइंट को पॉइंट आउट करो दिमाग में, प्रत्येक अंग आनुवांशिक कणों को उत्पन्न करता है जो क्या कहलाते हैं? पेंजीन, या इसको जेम्यूल कहते हैं, जो रक्त द्वारा युग्मकों में लाए जाते हैं। रक्त के द्वारा कहां लाए जाते हैं? और यही सिद्धांत यहां पे बहुत बड़ी कमी बना था आगे चल के। आपने मानव जनन का लेक्चर पूरा ज्वाइन कर चुके हैं। उस मानव जनन में आपने देखे कि क्या हमारे बॉडी के प्रत्येक भाग में ऐसा था क्या? जो जनन करने वाले जितने भी आनुवांशिक गुणों से संबंधित है वो कहां थे? हमारे अंडाशय और वृषण में थे। सेपरेट, दोनों को आपने अलग पढ़े हो। यानी हमारी पूरी बॉडी की अगर हम बात करें, हमारी बॉडी के हर एक अंग में आनुवांशिक थोड़ा है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लेके जाए। वो कहां पे जन्म लेते हैं? युग्मक के साथ, गुणसूत्र। और वो कहां होता है? अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो वृषण में होता था, टेस्टिस में। यदि हम मादा की बात करें तो अंडाशय होता था ना, सेपरेट भाग है। लेकिन ये क्या कहता है? प्रत्येक अंग में, ये कहता है कि ऐसा प्रत्येक अंग में होता है। ये पॉइंट इसका गलत हुआ आगे चल के। पर जो गलत करने वाला वैज्ञानिक था जिसने बताया कि ये पॉइंट गलत है, उसका नाम क्या है? विशमन। विशमन ने इस पॉइंट को गलत साबित किया। किस पॉइंट को? ये पैनीजेनेसिस को। उन्हें बोले ऐसा नहीं होता है, बोले उसके लिए जनन द्रव की आवश्यकता होती है, जो कोशिका पढ़े ना अपन ने लास्ट ईयर का सेल थ्योरी सिद्धांत याद जाओ। उस लास्ट ईयर में सेल थ्योरी के अंदर में बीच में आपने केंद्रक पढ़ा है, और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए सब कुछ पढ़े। उसको हम क्या कहते थे? जनन द्रव। जनन द्रव मतलब ऐसा द्रव जो जन्म दे सके। याद करो वो डिफरेंस जो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में था, कोशिका द्रव और जीव द्रव में था। कोशिका द्रव और जीव द्रव, यानी ये अगर आपके पास एक सेल है और ये केंद्रक है, अगर ये पादप कोशिका होती तो यहां पे झिल्ली कितनी होती है? दो। क्योंकि बाहर वाले को सेल वॉल कहते, उसके अंदर वाले को सेल मेम्ब्रेन कहते, और ये केंद्रक है ना। अब ये जो बीच का भाग है, ये वाले बीच का भाग, ये वाला भाग, ये क्या था? कोशिका द्रव था, याद होगा। इस कोशिका द्रव में जब केंद्रक को आप शामिल कर लेंगे तब इसका नाम आपने दिए थे, इसको जीव द्रव इसीलिए कहते हैं कि केंद्रक शामिल हो गया है, मतलब उसमें कौन था? जो एक नए पीढ़ी को जन्म दे सकता है। ठीक है, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जा सकता है, तब उसको जीव द्रव कहा था। तो इसी से संबंधित एक सिद्धांत जिसको हम कहते हैं जनन सिद्धांत, जो विशमन ने जनन द्रव के सिद्धांत को जैसे ही दिया, तो ये जो पेजिनियस सिद्धांत है उसका क्या हुआ? यहां पे विरोध हुआ था। ये सबसे बड़ी बात थी। तो ऑल ओवर डार्विन की यदि हम बात करते हैं तो डार्विनवाद का जो सीधा सा कंसेप्ट क्या था? जनसंख्या बढ़ेगी, संघर्ष बढ़ेगा, उस संघर्ष के दौरान जो जीव अपने आप को उस संघर्ष में बनाए रखेगा, यानी ज्यादा योग्य होगा, प्रकृति उसका चयन कर लेती है और वो जीव अपना जीवन यापन करता रहता है। ये था डार्विनवाद। इसके बाद हम देखेंगे इसके अगले सिद्धांत जिसका नाम है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद में अभी से एक बात बता रहा हूं कि उसने क्या खास बात किया है। यहां पर यह बात नहीं बताई जा सकी कि विभिन्नताएं आती तो हैं, विभिन्नता आने की वजह ना लैमार्कवाद ने क्लियर कर पाया, ना ही
डार्विन ने। तो हम जो नया सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, आगे जो सिद्धांत होगा उसमें इस बात को क्लियर किया गया है। ये एक नई बात आ गई है, ठीक है। तो ये था आज आपका डार्विनवाद। जैव विकास के अंतर्गत हमने देख चुके थे लैमार्कवाद और डार्विनवाद। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि उसके बाद जो सिद्धांत आया जिसने कहीं ना कहीं जैव विकास के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था, और वो क्रांतिकारी परिवर्तन जो आया था वो एक विशेष सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन थ्योरी, यानी कि उत्परिवर्तनवाद। और उत्परिवर्तन का मतलब होता है अचानक आया हुआ परिवर्तन। यानी कहीं ना कहीं आज हम जिस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, यहां पे इस बात की कोई व्याख्या नहीं की जाएगी कि लाखों करोड़ों वर्ष से कैसे क्रम से धीरे धीरे करके परिवर्तन हुआ है। इस बात की कोई व्याख्या इस कंसेप्ट के अंदर में नहीं होगी। नाम ही लग रहा है उत्परिवर्तन, यानी अचानक आया हुआ परिवर्तन। अब बात आती है ऐसा क्या होता होगा जिससे कि अचानक कुछ परिवर्तन आए होंगे। तो अचानक परिवर्तन आने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो क्या होना चाहिए? वो ये होता है कि जीन्स में परिवर्तन का हो जाना, गुणसूत्रों में परिवर्तन होना। अब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होना, यानी एक जनक जीव है और एक जनक जीव से जब उसकी संतति जीव उत्पन्न होती हैं, डॉटर सेल उत्पन्न होते हैं, तो उनका जो डीएनए होता है, उनका जो गुणसूत्र होता है, वो अपने जनकों से मतलब मदर सेल की तुलना में वो कैसी है, क्या चेंजेस आए हैं गुणसूत्र में, और जिसके लिए जीन्स में भी चेंजेस हुए हैं और लक्षण भी बदल गए हैं। क्यों किसी भी जीव में लक्षणों के लिए जिम्मेदार कौन है? जीन्स। ठीक, गुणसूत्र पर जो जीन्स हैं वो होते हैं लक्षणों के लिए जिम्मेदार। सही मायने में ये जीन्स का कंसेप्ट तो वर्तमान का कंसेप्ट है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं विकासवाद, और विकासवाद के अंतर्गत तीसरा पॉइंट जिसका नाम है उत्परिवर्तन। तो पहले हम उस उत्परिवर्तन के अलग अलग बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, तो जब उत्परिवर्तन की बात आती है तो किसी ने तो दिया होगा उसको, कोई तो ऐसा वैज्ञानिक रहा होगा जिसने उस सिद्धांत को दिया। तो उस सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम क्या था? ह्यूगो डी ब्रिज। उनका नाम क्या है? ह्यूगो डी ब्रिज। देखें, उत्परिवर्तनवाद 1901 में दिया गया, हॉलैंड के वैज्ञानिक ने दिया था, और कौन था? ह्यूगो डी ब्रिज दिया। और जब इन्होंने अगर ये सिद्धांत दिया, इसका मतलब कोई ना कोई तो प्रयोग किया होगा इन्होंने, कुछ ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जरूर लिए होंगे जहां उन्होंने ये बात देखा होगा कि क्रम से मान लो कोई एक जाति है और वो जाति चलती जा रही, अचानक एकाध पीढ़ी में ऐसा हुआ होगा कि एकदम से परिवर्तन दिखे होंगे, बच्चों में एकदम से परिवर्तन दिखे। तो वो जब मदर सेल से डॉटर सेल बनी, यानी जनकों से जब संतति कोशिकाएं बनी या जीव बने, तो कुछ चेंजेस दिखने मिले जो कि माता पिता में नहीं थे। उस अगर प्लांट की बात करें तो मूल प्लांट में वैसा नहीं था, जो कि नए में आ गया, लक्षण बिल्कुल बदल गए। तब उन्होंने क्या किया, देखते और कोई ना क्या लिया होगा, तो उन्हें क्या लिया था? उन्हें लिया था इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज ये एक प्लांट था, इसका नाम है। यानी पहली बार उत्परिवर्तन को समझाने के लिए ह्यूगो डी ब्रिज ने एक प्लांट लिया था जिसका नाम क्या था? इवनिंग प्रिमरोज। ठीक है, इवनिंग प्रिमरोज ये लैमार्किया था। अब इस पौधे पे प्राप्त किया, देखो प्राप्त पौधे, इसमें जो प्राप्त पौधे हैं जनकों से क्या थे? भिन्न। तो जब जनकों से भिन्न हुए तो उसकी वजह क्या आई? उसी को क्या कहा उसने? तो उत्परिवर्तन एक्चुअली क्या है? अचानक आया हुआ परिवर्तन तो है, लेकिन अचानक आया हुआ अनुवांशिक परिवर्तन। शब्दों पे ध्यान दें, आया हुआ केवल परिवर्तन नहीं, आया हुआ अनुवांशिक परिवर्तन, क्योंकि वो परिवर्तन अनुवांशिक पदार्थ डीएनए में चेंजेस होने के कारण आता था।
देखें, जीव के लक्षण में आकस्मिक यानी अचानक रूप से होने वाले वंशागत परिवर्तन शब्दों पर विशेष फोकस रखिए। केवल परिवर्तन नहीं है, वंशागत परिवर्तन है। वंशागत शब्द लगाना यहां इसलिए मजबूरी बन गई कि आगे चल के कंसेप्ट में हम देखेंगे कि जो परिवर्तन आए हैं वो गुणसूत्र यानी डीएनए में चेंजेस होने की वजह से आए, अर्थात गुणसूत्र में परिवर्तन। ये बात आगे लिखा हुआ है आगे। और ये जो परिवर्तन होते हैं वो स्पष्ट और क्या होते हैं, एक बार कोई परिवर्तन आया है तो स्थायी होता है। और ये जो कंसेप्ट है बहुत ज्यादा मेल खाता है आज के नए परिवेश में जो कंसेप्ट बने हैं, जीन थ्योरी जो बनी है उससे बिल्कुल मेल खाता है। जो डीएनए टेस्ट वगैरह होते हैं बिल्कुल मेल खाता है। देखें, अब इसी उत्परिवर्तन की कुछ अवधारणाएं जो इस पूरे प्रयोग के दौरान जो सारांश रूप में प्राप्त हुई, उन सारांश रूप में प्राप्त जितने बिंदु थे उनको हम पहले एक साथ देख लेते हैं। ये इसके मुख्य बिंदु कहलाएंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट, उत्परिवर्तन निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं है इसका यह मतलब है कि भाई कोई जीव है उसमें उत्परिवर्तन हुआ है, मतलब उससे जो उत्पन्न जीव हुए हैं तो क्या पूरी बॉडी में चेंजेस है या कोई एक अंग में चेंजेस है या 2 या 3 अंगों में चेंजेस दिख रहा है अपने जनकों की तुलना में। जनक की तुलना में जो संतति कोशिका बनी है, संतति जीव बने हैं, उन्हें परिवर्तन तो दिख रहा है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि एक अंग में परिवर्तन है, 2 अंग में है या पूरी बॉडी में परिवर्तन है। परिवर्तन कम है, परिवर्तन ज्यादा है, परिवर्तन लाभदायक है, परिवर्तन हानिकारक है, परिवर्तन का बॉडी में कोई प्रभाव नहीं है। ये सारी चीजें निश्चित नहीं थी कि परिवर्तन कम होगा या ज्यादा। कई बार ऐसा हुआ एक जीव से जनक से संतति प्राप्त हुई और मान लो उसके किसी एक अंग में परिवर्तन हुआ, अनु ठीक है। अब अगले बार उसी जनक से फिर एक जीव बना अगली बार, तो उसके उस अंग में परिवर्तन नहीं हुआ था, किसी दूसरे अंग में हो गया या किसी 2 अंग में हो गया। ऐसा निश्चित नहीं है कि भाई उस जनक से पहला बच्चा आया, हो सकता है कि उसके हैंड में प्रॉब्लम है तो अगली बार जब उससे बच्चा आया तो भी हैंड में ही प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उसके पैर में प्रॉब्लम हो सकता है कि प्रॉब्लम ही ना हो, यह भी संभव है। ठीक, यानी अगर किसी एक को एक बच्चे का जन्म हुआ और वो अंधा पैदा हुआ बचपन से, तो अगला भी अंधा आएगा, ये जरूरी थोड़ी। इसलिए ये बात को समझो, इसने एक लाइन में कह दिया, एक शब्द में, उत्परिवर्तन निश्चित नहीं होता है। यानी उत्परिवर्तन अंग विशेष में होगा या अंगों के, ये कोई गारंटी नहीं है। और साथ ही साथ उत्परिवर्तन लाभदायक होगा, हानिकारक होगा। ये भी तो हो सकता है ना कि परिवर्तन लाभदायक और हानिकारक, क्योंकि वर्तमान परिवेश में जब आप अनुवांशिकी को पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊंगा कि अभी ह्यूमंस बॉडी के अंदर में जो हमारे 23 गुणसूत्र होते हैं ना, 23 जोड़े, उनमें 22 जोड़े अलग हैं और 23वां जोड़ा अलग है। तो 23वां जोड़ा जो होता है नर और मादा को निर्धारित करता है, जिसको हम लैंगिक गुणसूत्र के नाम से हम जानते हैं। कभी कभी उनकी संख्या बढ़ जाती है या संख्या घट जाती है, तो उनकी संख्या बढ़ने या घटने से अलग नए लक्षण आ जाते हैं, जिनको हम सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। सिंड्रोम क्या है? विलक्षणता है। विलक्षणता यानी लक्षण जो होने चाहिए उससे कुछ हटकर के लक्षण आ गए, उसको बोलते हैं विलक्षणता। इंग्लिश में कहते हैं उसको सिंड्रोम। क्यों आते हैं? वो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन की वजह से आते हैं। तो वो कंसेप्ट यहां नहीं है, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि ये उत्परिवर्तन कहां तक सही है, इसलिए इसको मान्यता दी जाएगी और दी जा रही है, क्योंकि अभी हम जो वर्तमान परिवेश में पढ़ेंगे जेनेटिक्स, उसमें ये बात फिर से कही गई है जो आज की डेट में सत्य है। तो ये पॉइंट्स का मतलब समझ आ गया। उत्परिवर्तन निश्चित नहीं है, इसका मतलब समझ आ गया।
उत्परिवर्ती किसको बोला है या म्यूटेंट किसको कहा है, बात को समझना है। एक जीव है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक जनक था, जनक से एक जीव आया और उसमें अचानक कुछ परिवर्तन देखने को मिले पहली बार में, और फिर उससे जो अब ये जनक बन जाएगा अगले वाली पीढ़ी के लिए, तो उससे जो संतति आई तो उसमें जो चेंजेस आ गए थे वो वंशागत होने लगा। वो क्या होने लगा? लेमार्क बात पढ़े थे आपने, उसमें क्या था? उपार्जित लक्षण की वंशागति, यानी जन्म के बाद आए हुए लक्षण और उसकी वंशागति। यहां क्या बोलता? उत्परिवर्तन के द्वारा आया हुआ लक्षण अब उसकी वंशागति। तो इसमें पहली बार जिसमें परिवर्तन आया था, पहला वो जीव जिसमें जनक से जब आया पहला चेंज जिसमें आया, उसको बोलते हैं उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट। यानी इसका मतलब हम लिख दें इसको, उत्परिवर्तन के बाद प्रथम सदस्य, यानी प्रथम जो सदस्य पहली बार जिसमें चेंज आया वो कहलाता है उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट। फिर नेक्स्ट, प्रवृत्ति कैसी होती है इसकी? यानी प्राकृतिक है, मतलब कभी ज्यादा कभी कम, उसको जैसी ही होना है। यानी उत्परिवर्तन की जो दर होगी वो निश्चित नहीं है, ठीक? कभी कम होती है, कभी ज्यादा। एक ही जीव में इस बार कम हुई तो अगली बार ज्यादा हो सकता है, इस बार हुआ तो अगली बार हो ही ना, मतलब ऐसा कोई निश्चित नहीं। लिखा है कि दर समय के क्या है, लेकिन यहां समानुपाती का मतलब आप निर्भरता मानना। क्या मानोगे? यानी दर जो है समय पे निर्भर, समय चेंजेस हो जाएगा तो दर भी बदल जाएगी। यहां ये मत सोचना समय कम है तो कम और ज्यादा तो ज्यादा, ऐसा मत सोचना, निर्भरता है मान के चलना है, ठीक? एक जनक से, अब बात समझ लो, जैसे मान लो कोई ऐसा संत जनक है जो जब अपने डॉटर सेल देता है यानी कि नए जीव की उत्पत्ति करता है और जीव की संख्या एक से ज्यादा हो, जैसे कुत्ता, भाई कुतिया जो है वो एक साथ ज्यादा बच्चे देती है ना? मुर्गी है वो 18-20 अंडे देगी फिर वो फोड़ेगी, तो क्या वो सारे एक जैसे आएंगे क्या? तो ये कहा कि एक जनक है और एक जनक से एक साथ एक से ज्यादा अगर संतति उत्पन्न होती तो वो सब में परिवर्तन अलग अलग प्रकार का हो सकता है। एक जनक से उत्पन्न जीव, एक जनक शब्दों से उत्पन्न जीव में एक साथ अनेक जातियां उत्पन्न होती हैं, उनमें चेंजेस हो सकते हैं। ये बात अभी भी सही है। एक ही किसी महिला को दो जुड़वे बच्चे हो जाए, दोनों लड़के दोनों लड़की या एक लड़का एक लड़की, लेकिन उनके बिहेव, उनकी क्वालिटी एक जैसी होगी बिल्कुल क्या? दोनों की अलग अलग, जबकि दोनों एक ही मां के पेट से आए हुए हैं, एक ही जनक से हैं, लेकिन चेंजेस होते हैं। यानी ये बात जो वर्तमान में है वो इसका समर्थन करती है। आगे, नियत समय में निश्चित नहीं, यानी इसमें कब उत्परिवर्तन होगा, समय से ज्यादा लेना देना, वो कभी भी उत्परिवर्तन हो जाता, उसका कोई रोल नहीं है। वो आज भी ये बात सच है। क्यों सच है? इसलिए सच है कि लैंगिक जनन हम मानव में मान के चले, मानव में जो शुक्राणु होते हैं, ये शुक्राणु, अब ये शुक्राणु अंडाणु से जाके मिलेगा और मिलकर के इससे मिलेगा, उसको मिलने की क्रिया को निषेचन कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा और भ्रूण से फिर एक नए बच्चे का जन्म होगा। लेकिन क्या तुम्हारी मर्जी से शुक्राणु जाके मिलेगा क्या? नहीं ना, ये तुम्हारी मर्जी से जाके शुक्राणु नहीं मिलेगा। ये किस पे डिपेंड हो गया? तो वही बात देखो आप, नियत समय में निश्चित, यानी समय आप निश्चित भी कर लो ना, लेकिन म्यूटेशन निश्चित होगा ये जरूरी नहीं। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चले कि हमारे पास पांच लोग हैं, पांच की एक साथ शादियां हुई, पांच लोग हैं, एक ही डेट पे शादी हुई, पांच अलग अलग लड़कियों से, ठीक, पेयर हुआ। अब उनको बोले कि चलो भाई अब खुशखबरी का मौका है, तो आप लोग को खुशखबरी देनी है।
उनकी सबकी सास ने ऐसा गोली तान दी, सुनो बोले अब हमको चाहिए हमारी खुशखबरी, हमारा पोता। ठीक है भाई, सबको एक टाइम निर्धारित किया कि यही डेट होगा। उसके बाद निषेचन होता है, तो क्या सभी को होने वाली संतान उसी डेट में होगी क्या? ये जरूरी नहीं। ये तो डिपेंड करता है कि ये जो शुक्राणु है वो अंडाणु से जब मेल खाया तो वो किस डेट पे मेल खाया। सबको तो ऐसा लगा कि सबके लिए दिन एक जैसे थे, एक ही डेट थी, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्राणुओं की अलग अलग गति होती है, किसी के शुक्राणु की गति ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। अच्छा, बात आती अंडाणु की, तो भाई अंडाणु जो है वो हमेशा परिपक्व होंगे, जरूरी है क्या? वो पूरे 30 दिन तक परिपक्व थोड़ी ना रहते हैं। वो आफ्टर पीरियड्स क्या होते हैं, वो 11 to 18 दिन, पूरे महीने में 11 to 18। 11 कहां से, जैसे पीरियड्स दिन स्टार्ट होता है वहां से अगर गिनोगे तो 11वां दिन, और 11 से 18 ये सक्सेस होंगे। ठीक, अब उनमें से मान लो पांचों में कोई एक ऐसी महिला हो जिसका पीरियड्स अभी 2 दिन पहले समाप्त हुआ, मान लो, तो उसमें कुछ थोड़ी होगा, क्योंकि अगर शुक्राणु स्ट्रांग है भी तो अंडाणु तो अभी बना ही नहीं है, वो बना ही नहीं 2 दिन में, वो बनता ही बाद में। अच्छा, बना ही नहीं तो काय का निषेचन? तो क्या उसके पेट के गर्भ के अंदर घुस के कोई देखेगा क्या कि अरे बना है कि नहीं बना है? नहीं हो सकता ना ऐसा, बायोलॉजिकल साइंस अपने हिसाब से चलता है, तो यहां पे वो नहीं हो सकता। और अगर ये तैयार है और ये भी तैयार है और तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी अपनी गति होगी। हर किसी का फैलोपियन ट्यूब की मोटाई अलग होती है, हर किसी की ओवरी से निकलने वाले अंडाणुओं की संख्या अलग होती है, उनकी तीव्रताएं अलग होती हैं। जब ये मिलेंगे, अब हालांकि आप 12th में पढ़ेंगे इस कंसेप्ट को, मानव जन्म को 12th में ही तो हो ना, और पढ़ चुके हो ना, तो फिर मैं इतना स्लो क्यों बता रहा हूं आप लोगों को? ये सब हो गया, ये सब हो चुका है, आपका टाइम पास नहीं करवाओ। मैं समझ रहा 11वीं की क्लास है। नियत समय में निश्चित नहीं होता है, ठीक है। ये बात अभी एम साइकिल का मैंने लेक्चर जो भेजा उसमें देख ली होगी आप। अब चलो, तो यहां पे फाइनली उत्परिवर्तन में कौन कौन से मुख्य बिंदु आए भाई? एग्जाम में अगर आपको लिख के आना है तो आपको 5-6 पॉइंट तो याद रखने हैं, शब्द शब्द केवल, उससे आप उसके एक्सप्लेन कर लोगे। तो उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन बस क्या है? अचानक से आए हुए अनुवांशिक परिवर्तन। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? गुणसूत्र जिम्मेदार, ठीक है। अब बात आती है कि इस सिद्धांत में जो मुख्य बिंदु आए थे वो कौन से थे? तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, देखिए आप, उत्परिवर्तन निश्चित नहीं होता है, यानी कि एक अंग में होगा या एक से ज्यादा अंगों में होगा या पूरी बॉडी में होने वाला है, ये लाभदायक होगा, हानिकारक होगा या कोई निरर्थक होगा, ये क्लियर नहीं रहता है। दूसरा कि उत्परिवर्ती किसको कहते हैं? तो जनक से वो पहला जीव जिसमें उत्परिवर्तन के द्वारा चेंजेस आए हैं, तो वो पहला सदस्य कहलाता है म्यूटेंट, यानी कि उत्परिवर्ती कहलाता है। फिर वो अनुवांशिकता चलती रहती है। इनमें जो प्रवृत्ति है वो प्राकृतिक होती है, यानी हम अपनी मर्जी से उत्परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो प्रकृति के अनुसार अपने आप परिवर्तन है ना। मैंने आपको बताया था, तो फ्री कंसेप्ट, जैसे बीच में एक बात और बताया था भाई, आप चाचा चौधरी को जानते हैं? गिड्डू महाराज, काफी टैलेंटेड, पहले कॉमिक्स में बड़ा नाम चलता था, चाचा चौधरी, पगड़ी वगड़ी पहन के गिड्डू से। तो एक बहुत सुंदर सी बिल्कुल लड़की रहती है, वो सोचती है कि ना एक काम करते हैं, चाचा चौधरी को बोलते हैं अपन ना आपस में शादी कर लेते हैं, उससे जो संतान आएगी ना, बोले मेरे जैसे सुंदर होगी और तुम्हारे जैसे दिमाग रखेगी। तो चाचा चौधरी बोले अच्छा, बोले यानी अब तो उत्परिवर्तन को तू बदलेगी, यानी तू जाके ऐसा चमीटा से ऐसा जीन्स को इसके उधर करेगी, ये तेरे बस का नहीं और ना मेरे बस का, ये प्राकृतिक है भाई। उसके बाद हो सकता है कि मेरे जैसे कुरूप हो जाए और दिमाग तेरे जैसे, तो शकल से भी गया और दिमाग से भी गया, बोले ऐसा भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो म्यूटेशन हमारे मर्जी पे नहीं, वो अपने आप होता है। ऐसा होता तो फिर जिस पेरेंट्स को लड़का चाहिए वो लड़का नहीं पैदा कर लेते, लड़की चाहिए लड़की नहीं कर लेते।
भाई लड़की सुंदर चाहिए तो उसमें ऐसे जीन्स को नहीं सेट कर देते कि सुंदर हो, हर चीज। वो लड़का कलेक्टर बने तो ऐसे कोई जीन्स उसमें डाले वो कलेक्टर बन जाए, पढ़े ना पढ़े, ऐसा नहीं हो जाता क्या? तो प्रकृति का मतलब समझो, फील करो कि क्या है ये प्रवृत्ति, कैसी होती है इसकी, यानी हम नहीं चेंज कर सकते, अपने आप होता है। एक जनक से अगर एक साथ एक से ज्यादा संतति आ रही है तो उनमें अलग अलग लक्षण आ सकते हैं, ठीक। और निश्चित समय में निश्चित नहीं, यानी समय, ये जो बात बताया, ये एग्जांपल्स इसलिए क्लियर करने पड़ते हैं क्योंकि इससे ही आपके माइंड में बात सेट होगी कि हो क्या रहा है, वरना बायो के सब तो आप रटते रहोगे। फिर आलोचना, मतलब जब सिद्धांत बना तो कुछ आलोचनाएं हुई, तो आलोचना का जो सबसे बड़ा कंसेप्ट था वो ये था, यहां पे इस पूरे सिद्धांत को समझाया इसने बहुत बढ़िया किया। इसमें जो एग्जाम्पल चुना ना इसने, क्या चुना था? क्या था वो प्लांट, क्या था? इवनिंग प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज। ये जो चुनाव किया था ना, ये खुद कैसी प्रजाति थी? ये अस्थिर प्रजाति है। और जिन प्राथमिक जीवो जातियों के बारे में इन्होंने जो भी कुछ बताया, उसमें मोस्टली यही एक प्रॉब्लम आया था कि अस्थिर, और क्या थी वो? अवनतशील थी। अवनतशील यानी कितना विकास होगा इसका कुछ भी गारंटी नहीं थी, ये एक कमी रह गई। उन्होंने ये जरूर बताया कि उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार गुणसूत्र होंगे, उसमें चेंजेस होने की वजह से होगा, लेकिन कितने गुणसूत्र चेंज होंगे, किस गुणसूत्र के चेंज होने से कौन सा फर्क पड़ेगा, इस बात की व्याख्या नहीं कर पड़ेगा, लेकिन कितने होंगे, कितनों से क्या परिवर्तन आएगा, यह व्याख्या नहीं कर पाया। तो गुणसूत्र के असाधारण वितरण को नहीं समझा, गुणसूत्र का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट भाई, जैसे इस बात को सर नहीं बता पाया कि जब कभी उत्परिवर्तन के द्वारा कुछ तो जीव ऐसे हुए होंगे जिसमें उत्परिवर्तन हुआ, उत्परिवर्तन से नए लक्षण आए, और वो नए लक्षण उसी जीव के लिए हानिकारक होते होंगे और वो चेंजेस हो गए, लेकिन परिस्थितियां तो वही है। बात को समझना, मान लो मैं एक जनक हूं, एक साधारण, मान लो 35 अंश सेल्सियस टेम्परेचर पे जीवन यापन कर पाना मेरे लिए संभव है, ठीक है। अब हमारी संतति आई, अब जब हमारी संतति आई उसमें अचानक चेंजेस आए उत्परिवर्तन की वजह से, लेकिन वो ऐसा परिवर्तन आया कि वो 20 अंश सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता। परिस्थितियां वही थी, मेरे लिए भले अनुकूल होगी लेकिन मेरे संतति के लिए अनुकूल नहीं है। तो वो जीव धीरे धीरे क्या होना चाहिए था? लुप्त। वो जीव लुप्त हो गई, मतलब मेरी प्रजाति ही क्या हो गई वहां पे? समाप्त हो गई। तो उस बात को इसने बताया ही नहीं कि हानिकारक प्रभाव की वजह से प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, इस बात की संपूर्ण व्याख्या ये नहीं कर पाया। फिर संयोजी कड़ी का स्पष्ट नहीं कर पाया। संयोजी कड़ी का बात समझना, जब विकास का क्रम हुआ तो क्रमिक विकास हुआ था। आपने एक जीवाश्म संयोजी कड़ी भी सुने थे, क्या था? आर्कियोस्टेप्टिक्स, जिसमें किस किस के गुण थे? रेंगने वाले, एक डायग्राम देखे होगे आपने, सांप के जैसे भी और पंख भी निकले थे। तब लगा कि जो सरीसृप है, जो रेंग करके चलते हैं, उनसे ही पक्षियों का विकास हुआ था। तो वो बीच में एक ऐसा जीवाश्म प्राप्त हुआ था जो ये बताता था कि रेंगने वालों से ही विकास हुआ है, किसका? पक्षियों का। तो वो दो जातियों के बीच में क्या थी? जीवाश्म संयोजी कड़ी थी। लेकिन यहां वो नियम फेल हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे कोई विकास होते 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 आ रहा और अचानक एकदम से बहुत बड़ा चेंजेस हो जाता है, और अचानक चेंजेस हो जाता है तो वो एक संयोजी कड़ी की तरह काम नहीं कर सकता है। ये एक आलोचना का विषय हुआ कि संयोजी जाति का स्पष्ट नहीं कर पाया था। और बात रही इस सिद्धांत के महत्व की, तो आप जानते हैं कि अब तक के विभिन्नताओं को लैमार्कवाद ने तो विभिन्नता कोई बात ही नहीं किया था, डार्विनवाद ने कुछ किया था,
लेकिन डार्विन ने वातावरण को महत्व दिया था। वातावरण में परिवर्तन की वजह से विभिन्नताएं आती हैं, लेकिन इसने क्या किया, गुणसूत्र पे डिपेंड हुआ। इसने बताया कि अचानक आए हुए परिवर्तन गुणसूत्र में परिवर्तन की वजह से आते हैं। ये बात जब बताया तब जाके डार्विन का वो पॉइंट, जिसमें डार्विन ने ये बात कहा था कि विभिन्नताएं आती हैं, लेकिन उस समय तक गुणसूत्र का कोई कंसेप्ट नहीं था। उत्परिवर्तन आने के बाद डार्विन ने अपने ही सिद्धांत में कुछ संशोधन किए थे। उस संशोधन करने के लिए इस उत्परिवर्तन के मुख्य बिंदुओं को ही उपयोग में लाया था और नया सिद्धांत दिया था डार्विन ने ही, जिसे जाना गया नव डार्विनवाद के नियम से। इसका मतलब नव डार्विनवाद का नियम का लाना यह भी एक महत्व रहा है इस नियम का। गुणसूत्र परिवर्तन, यानी अब तक के गुणसूत्र की कोई बात इतिहास में नहीं कही गई थी, तो गुणसूत्र में जो परिवर्तन होते हैं, भले इस बात को नहीं बता पाया था कि कम ज्यादा कैसे, लेकिन स्टार्टअप फोकस हो चुका था। तब गुणसूत्र में परिवर्तन होते हैं, इस बात की व्याख्या भी करता है उत्परिवर्तन सिद्धांत। ठीक है, तो ये रहा आपका ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा दिया हुआ उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जिसमें लक्षण डिपेंड करते हैं किस पे, गुणसूत्र की संख्या पे और गुणसूत्र के परिवर्तन पर।